हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएड एंट्रांस के पर्पस से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम एनालिसिस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यालय स्थापना के लिए उचित स्थान कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन ए में हॉस्पिटल के बगल में होना चाहिए, ऑप्शन बी में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ उचित जगह स्थान है, उसके बाद ऑप्शन सी में है शांत परिवेश में होना चाहिए, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय कभी भी जो है आप देखिएगा कि उसको गांव से बाहर जो एकांत या जो जहां पर शांत परिवेश रहता है वहां पर स्थापित किया जाता है, या शांत परिवेश जो है विद्यालय के लिए उचित स्थान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा ऑप्शन सी, शांत परिवेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक आदर्श शिक्षक के गुण हो सकते हैं। ऑप्शन ए में छात्रों के हित में कार्य करना, ऑप्शन बी में परीक्षा के पहले पाठ्यक्रम पूरा करना, ऑप्शन सी में परीक्षा में अच्छे मार्क प्राप्त करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करना, और ऑप्शन डी में छात्रों से अलग रहना। तो शिक्षक का जो है कार्य देखिए पाठ्यक्रम भी समाप्त करना होता है, उसके बाद जो है परीक्षा में किस तरह से जो है अंक प्राप्त करना है, उस जो बच्चे हैं उसको जो है परीक्षा में किस तरह से अंक प्राप्त करना है उसके लिए शिक्षक मोटिवेट करते हैं। उसके बाद ऑप्शन डी में छात्रों से अलग रहना, जब शिक्षक छात्र से जब अलग रहेंगे तो शिक्षा किसको देंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, छात्र के हित में एक अच्छे शिक्षक का आदर्श गुण हो सकता है छात्र के हित में कार्य करना। तो ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आप देखिए सबसे तो पहले जो टीचिंग लर्निंग का जो भी प्रश्न है उसको बनाते समय आप एक चीज़ का अटेंशन रखेंगे कि इसमें जो है अगर आप लिखा है तो इसका मतलब आप खुद स्वयं को आप शिक्षक मान करके उसके बाद जब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसको सॉल्व करने में, आंसर करने में। जैसे आप शिक्षक के द्वारा या शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक यदि छात्रों की समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? नहीं समझाएंगे। ऑप्शन बी में है उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न को लिखवा देंगे, ऑप्शन सी में है उसी को फिर से समझाएंगे ताकि जो भी बच्चे नहीं समझ पाए हैं उन टॉपिक्स को, उस टॉपिक को छोड़ करके दूसरा टॉपिक क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसी को जो है क्या करेंगे, समझाएंगे ताकि जो बच्चे नहीं समझे वो दोबारा जो है समझ पाएँ, दोबारा समझाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय का जो पीरियड है छोड़ देता है या पीरियड या घंटे छोड़ देता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए में है छोड़ने का कारण जानेंगे, ऑप्शन बी में छात्र को दंड देंगे पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक अच्छा शिक्षक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है, इस कथन का अभिप्राय है। ऑप्शन ए में शिक्षक का मस्तिष्क मैच्योर नहीं होता है, शिक्षक के होता है वो हमेशा विद्यार्थियों के बीच में रहता है, ऑप्शन सी में पढ़ाने के साथ साथ सीखते भी रहता है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अर्थात एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को पढ़ाते विद्यार्थियों के बीच में, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वर्तमान समय में अध्यापक की घटती हुई प्रतिष्ठा का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन ए में है शिक्षक को राजनीतिक में शामिल होना, ऑप्शन बी में है समाज का जो भौतिकवादी दृष्टिकोण है उसकी वजह से शिक्षकों का प्रतिष्ठा जो है घटती जा रही है, ऑप्शन सी में है अपने कर्तव्यों के प्रति जो है क्या है शिक्षक लापरवाह हैं जिसकी वजह से शिक्षकों का प्रतिष्ठा जो है वर्तमान समय में घटती जा रही है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक जो है अपने कर्तव्य के प्रति क्या है लापरवाह हैं जिसकी वजह से उनकी प्रतिष्ठा घटती जा रही वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना आवश्यक होता है क्योंकि ऑप्शन ए में बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है,
ऑप्शन बी में यह मानसिक विकास में सहायक होता है। ऑप्शन सी में इससे बच्चों को आस पड़ोस के वातावरण में सीखने में सहायता मिलती है। और ऑप्शन डी में अधिगम या सीखना आसान हो जाता है। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों का मातृभाषा में इसलिए शिक्षा प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए क्योंकि बच्चा जिस परिवेश से आया है, अगर उसी तरह का परिवेश अगर विद्यालय में उसी भाषा का अगर विद्यालय में प्रयोग किया जाएगा तो उसको जो है सीखने में क्या होगा, सहाय। तो ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विद्यालय के कक्षा में शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी आदान प्रदान होता है, कौन सी पद्धति अच्छी होती है। ऑप्शन ए में शोरगुल में ही पढ़ाना प्रारंभ करना चाहिए। ऑप्शन बी में जोर जोर से छात्रों को फटकार लगाना चाहिए शिक्षकों के द्वारा। ऑप्शन सी में सभी छात्र को बारी बारी से पिटाई करना चाहिए। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आज बच्चे जब करने लगते हैं या बच्चे जब ज़्यादा हल्ला करने लगते हैं तो उस समय शिक्षक को चाहिए कि वह शोरगुल में ही पढ़ाना जो है शुरू कर देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे शोरगुल करना जो है क्या हो, बंद कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सीखने का सबसे सहायक तथा प्रभावी उपाय कौन सी है। ऑप्शन ए में पाठ्य पुस्तक पढ़ना, मतलब किताब पढ़ना, उसके बाद न्यूज़पेपर या अखबार पढ़ना, अपनी कक्षा का पुस्तकें पढ़ना, वार्तालाप करना या बातचीत करना। तो इसका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है किसके माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से, लेख के माध्यम से, भाषण के माध्यम से और स्वयं अपना करके। इसे जो है स्वयं अपना करके क्या किया जाए, जो पर्यावरण इन्वायरमेंट की जो एजुकेशन है उसको जो है दिया जाना चाहिए स्वयं अपना करके, अर्थात उसके खुद को करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक महत्वपूर्ण अंग पाठ्यचर्या है, कैरिकुलम है। यह होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, बच्चों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए, जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, इनमें से सभी। तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में बच्चों के विद्यालय छोड़ने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में गरीबी के कारण बच्चा क्या करते हैं, विद्यालय को छोड़ देते हैं। उसके बाद बाल मजदूरी के कारण, रोजगारी के समय में अगर देखा जाए तो जो छोटा बच्चा रहता है, जो 14 साल से भी कम उम्र का रहता है, जो बाल से जो छोटा बच्चा होता है वो बाल मजदूर के रूप में भी बहुत जगह क्या होता है, वो कार्य करते रहता है। उसके वजह से क्या होता है, विद्यालय छोड़ देता है। उसके बाद बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या न बनाया जाना। ऑप्शन डी में माता इच्छा से, राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चों के स्तर को, बच्चे का किस तरह से लेवल है, जैसे अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उस फर्स्ट क्लास में बच्चे का जो मेंटलिटी लेवल किस तरह से है, उन चीज़ों को ध्यान में रख कर के जो कैरिकुलम है उसको बनाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे को पढ़ाई है वो बोझ न। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए में विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करना, विद्यार्थी की जैसे कि उसको पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन बी में है अभिभावक को कंट्रोल करना। ऑप्शन सी में शिक्षकों को सतर्क करना, ऑप्शन रखना। और ऑप्शन डी में विद्यार्थियों को समय समय पर दंड देते रहना। तो इसका ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन जो है इसका ए आंसर इसका हो जाएगा, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करते रहना चाहिए अनुशासन बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखेंगे, अगर मान लीजिए हम कोई चीज़ अगर सीखेंगे तो हमारा जो व्यवहार होगा उसमें क्या होगा, सुधार होगा। तो इसका सीखने अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में सुधार से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में वातावरण में सुधार, ऑप्शन सी में कौशल की प्राप्ति, ऑप्शन डी में व्यक्तिगत समायोजन, व्यक्तिगत एडजस्टमेंट्स। का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा,
अर्थात अगर मान लीजिए कोई चीज़ अगर सीख रहे हैं और सीखने के बाद जो है अपने व्यवहार में क्या करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, यही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यदि दो छात्र स्थान के लिए झगड़ रहे हैं तो आप या शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए में आप कमजोर विद्यार्थी को, इस तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी में उन्हें अनसुना कर देंगे। ऑप्शन बी में साथियों को डांटेंगे। ऑप्शन डी में है आप दोनों को समझौता कराने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक शिक्षक में दोष हो सकता है। ऑप्शन ए में शारीरिक रूप से गंभीर विकलांग की वजह से। ऑप्शन बी में सामाजिक आर्थिक स्तर से संबंधित। ऑप्शन सी में दुर्बल व्यक्तित्व वाला होना। ऑप्शन डी में अपरिपक्व या मैच्योर मेंटलिटी डेवलप का ना होना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को मूल्य की शिक्षा देना आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए का बौद्धिक विकास बढ़ेगा। ऑप्शन बी में माता पिता खुश होंगे। ऑप्शन सी में सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। ऑप्शन डी में यह एक शिक्षा के रूप में है। तो ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, सद्गुणों के प्रति, अर्थात जो अच्छे गुण हैं उसके प्रति आस्था बढ़ेगी और सजगता या जागरूकता उसमें बढ़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि क्या है। ऑप्शन ए में कक्षा की व्यवस्था ठीक करने का सिद्धांत। ऑप्शन बी में शिक्षार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन सिद्धांत। ऑप्शन सी में करके सीखने का सिद्धांत। ऑप्शन डी में विश्लेषण क्षमता के विकास का सिद्धांत। तो इसका जो है करके सीखने का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात करके सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है। ऑप्शन ए में कक्षा में प्रयोग दिखा करके, प्रयोग के लाभ बता करके। ऑप्शन सी में उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर। और डी में उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास करा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए में कक्षा की सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके। ऑप्शन बी में कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके। और ऑप्शन सी में उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके। ऑप्शन डी में इनमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी के साथ तुलना करके जो है। जैसे मान लीजिए किसी छात्र को अगर 50 मार्क आता है 100 में और किसी को 80 मार्क आता है, तो इन दोनों में कंपेयर करके जो है उनका मूल्यांकन किया का एक आधार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली में होता है। ऑप्शन ए में छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने की पूरी तरह से आज़ादी हो। ऑप्शन बी में अध्यापक छात्रों की आवश्यकता में रुचि को ध्यान में रखकर शिक्षण करता हो। समय शिक्षण नहीं करता जब छात्र अधिगम या सीखने के लिए तैयार नहीं होते। और डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी, अर्थात ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में नया पाठ पढ़ाने से पहले क्या करेंगे। ऑप्शन ए में सभी बच्चों से नाम पूछेंगे। पिछले दिन पढ़ाई गई पाठ के या जो टॉपिक संबंध में छात्रों की जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। उसके बाद नया जो चैप्टर होगा, नया जो टॉपिक होगा उसको क्या करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन डी में नए पाठ के बारे में बच्चों में इंटरेस्ट और उनका जो क्यूरियोसिटी पैदा कर लेनी चाहिए, बच्चों को बता देना चाहिए कि। और उसके बाद ऑप्शन डी में वह नए पाठ के लिए एकाग्रता होकर तैयार हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका होगा। सबसे पहले क्या होगा कि जो प्रीवियस जो टॉपिक था या जो पिछले दिन जो आप जिस टॉपिक को पढ़ाए थे उस टॉपिक को एक बार जो है
जिस समय आप नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस दिन उसको फिर एक बार जो है रिवाइज करके उसमें जो भी समस्या हैं उन समस्याओं को समाधान करके फिर नया चैप्टर जो है या नया टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी में छात्रों की जो क्रियाओं को नियंत्रित करना चाहिए। सी में अतिरिक्त क्रियाओं द्वारा पाठ में शामिल करना चाहिए। और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होगा। आगमन विधि से पढ़ाने में शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए में पहले नियम बताएं और बाद में उदाहरण। ऑप्शन बी में उदाहरण उनके आधार पर नियम। ऑप्शन सी में दोनों एक ही साथ बताना चाहिए। ऑप्शन डी में पहले प्रत्यक्ष और फिर अप्रत्यक्ष के बारे में, पहले डायरेक्ट और फिर इनडायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल टू रूल होता है आगमन में। और निगमन वाले में जो क्या होता है, देखिए यहाँ निगमन वाले में आप इस तरह से याद करेंगे। देखिए निगमन विधि जो होता है, निगमन ले होता है फिर बाद में नियम टू एग्जाम्पल। तो निगमन वाले में सबसे पहले नियम होता है, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है। और आगमन वाले में सबसे पहले एग्जाम्पल, उसके बाद उसके आधार पर नियम बताया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो है त्रिभुज जो है पिक्चर, उसको जैसे त्रिभुज पहले बनाया जाता है, फिर त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं, उसका कोण कितना डिग्री का होता है, तीनों कोण का मान कितना होता है। फिर इस तरह से जो है तब फिर सबसे पहले त्रिभुज एक उदाहरण के रूप में लिखें, फिर उसके बाद जो है त्रिभुज के बारे में जो है बताना स्टार्ट किए। तो ये होता है एग्जाम्पल टू रूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रटने अर्थात रोट लर्निंग का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए में जो नीड नहीं है या ज़रूरत नहीं है वो भी याद हो जाता है। ऑप्शन बी में मौलिक सोच में बाधक होता है। ऑप्शन सी में उच्च अंक प्राप्त नहीं होते हैं। ऑप्शन डी में मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें क्या होता है, हम जब रटने लगते हैं तो जो हमें ज़रूरत नहीं भी होता है उन चीज़ों को भी क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग ऑप्शन ए में सभी विषयों की शिक्षा के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन बी में केवल कुछ ही विषयों की शिक्षण के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ऑप्शन सी में सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन डी में छात्रों को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विषयों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, शिक्षण की विधि ऑप्शन ए में कहानी सुनना विधि। ऑप्शन बी में निगमन विधि में क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल। और आगमन वाले में क्या होता है, आगमन वाले में होता है एग्जाम्पल टू रूल होता है। प्रोजेक्ट विधि या प्रैक्टिकल विधि, शिक्षण विधि। उसके बाद डी में मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन का मतलब होता है आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपको कितना जो है, कितना अंक आपको मिला, प्राप्त हुआ, यही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। उसके बाद जो है डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ऑप्शन ए में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन बी में सत्र के अंतिम वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव परीक्षा होना। सत्र के अंतिम जैसे साल के अंत में क्या होता है, साल के अंत में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो है क्या होना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का परीक्षा होना। और ऑप्शन सी में छात्रों को सच्चे अभिलेख द्वारा। ऑप्शन डी में सेमेस्टर मूल्यांकन, अर्थात सेमेस्टर का मतलब होता है 6 माह पर जो एग्ज़ाम होता है उस तरह का मूल्यांकन होना। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतत एवं कंटिन्यू व्यापक मूल्यांकन। ये मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रयोजनवाद
की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ए में किलपैट्रिक था, ऑप्शन बी में जॉन डीवी, ऑप्शन सी में विलियम जेम्स के द्वारा परियोजनावाद का विचारधारा का प्रवर्तक है। ऑप्शन डी में गांधी जी जो है वैश्विक शिक्षा से संबंधित वैश्विक शिक्षा या जो वर्धा योजना था, वर्धा योजना जो कि 1937 में आया था। इसका उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ जो हस्तशिल्प कार्य हैं उनको भी सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभिप्रेरण या मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन जो होता है यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल होता है। तो एक जो होता है इंटरनल जो होता है वो आपको अपने आप जो है विकसित होता है, और एक होता है एक्सटर्नल जो बाहरी जो है हम मोटिवेट होते हैं। ऑप्शन ए में ये मनोवैज्ञानिक स्टेज या अवस्था है, भौतिक स्टेज या अवस्था है, सहज अवस्था है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मनो स्टेज या अवस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अध्यापक हेतु शिक्षा दर्शन का अध्ययन आवश्यक है क्योंकि इससे ऑप्शन ए में अनावश्यक जानकारी के लिए, ऑप्शन बी में दर्शन के सिद्धांत में जो समझ होती है, समझ को विकसित या डेवलप करने के लिए, ऑप्शन सी में है पाठ्यक्रम के लक्ष्य एवं सिद्धांत उद्देश्यों को निश्चित करने हेतु, ऑप्शन डी में अध्यापन व्यवहार नियंत्रण हेतु विचार लेने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्शन के सिद्धांत में समझ विकसित करने के लिए अध्यापक को दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। देखिए शिक्षा का जो प्रमुख सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत की अगर बात करें तो रुचि का सिद्धांत का मतलब ये होता है छात्र को जिस काम को करने मन नहीं लगता है वो ठीक ढंग से नहीं करता है, और जिसमें मन लगता है वो ठीक ढंग से करता है। तो ये रुचि पर आधारित हो गया, इंटरेस्ट पर। उसके बाद क्रियाशीलता का मतलब ये हो इसमें छात्र एक्टिव या क्रियाशील होते हैं। उसके बाद प्रेरणा के सिद्धांत क्या होते हैं? प्रेरणा के सिद्धांत जो हैं छात्र में जो है किसी कार्य को करने के लिए, छात्र को कार्य करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसका इनमें से जो है डी इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आज के समय में नैतिकता का ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए में अंधविश्वास, ऑप्शन बी में अध्यापकों के द्वारा जो नैतिक शिक्षा या जो मोरलिटी एजुकेशन है वो नहीं दिया जाना, ऑप्शन सी में समय के पीछे भागना, और ऑप्शन डी में भौतिकवादी जो दृष्टिकोण है उसकी वजह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापकों के द्वारा जो विद्यालय में नैतिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा का मतलब ये होता है, नैतिक शिक्षा का मतलब होता है सही गलत में अंतर को समझना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है क्योंकि सामूहिक ग्रुप लर्निंग की व्यवस्था की जाती है क्योंकि हर समाज में शिक्षकों की संख्या बहुत कम होती है। ऑप्शन बी में प्रधानाचार्य इसमें सरल होती है, ऑप्शन सी में विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, और ऑप्शन डी में शासन ऐसा चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर। हर समाज में शिक्षकों की जो संख्या है वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए में अभिभावक, ऑप्शन बी में समाज, और ऑप्शन सी में छात्र, और ऑप्शन डी में प्रशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट जो होता है शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है शिक्षण व्यवस्था जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए में ज्ञानार्जन या ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, ऑप्शन बी में भावी पीढ़ी का निर्माण करना चाहिए, और ऑप्शन सी में समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाह रहा, ऑप्शन को उपार्जन करना चाहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यदि कोई छात्र
परीक्षा भवन में नकल कर रहा है तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए में है नकल करने वाले छात्र को से बाहर कर देंगे, और ऑप्शन बी में परीक्षा व्यवस्थापक को रिपोर्ट करेंगे, और ऑप्शन सी में उसको दूसरी कॉपी देंगे और आगे नकल कर